आज के क्लास में हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कभी आपने सोचा है कि कर्तव्य क्या है? जैसे एक माता-पिता का कर्तव्य क्या होता है? उनका कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों का परवरिश अच्छे से करें, उनके पठन-पाठन में सहयोग करें, योगदान करें, उनकी परवरिश अच्छा करें। एक टीचर का योगदान क्या होता है? एक टीचर का योगदान ये होता है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। पॉलिटिशियन का कर्तव्य क्या होता है? कि सही एक्ट लेके आएँ, सही बिल बनाएँ, है ना? सही नियम बनाएँ, जिससे लोगों को सुख शांति मिले और प्रगति करें। इस तरह के देखेंगे तो किसान का अलग कर्तव्य, सैनिक का अलग कर्तव्य, डॉक्टर का अलग कर्तव्य, इंजीनियर्स का अलग कर्तव्य, जज का अलग कर्तव्य, यानी कि जितने प्रोफेशन है सबके अलग-अलग कर्तव्य हो सकते हैं। इन सभी कर्तव्यों को कोडिफाई करना, यानी कि एक पूरा बना के लिखना और उसको लागू करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, जो मौलिक कर्तव्य जो है, वो राष्ट्र के प्रति कितना योगदान उसका होगा, उन्हीं सब योगदानों को जो राष्ट्र के प्रगति पे उत्थान में सहायता करेंगे, उन्हीं को कोडिफाई किया है। वही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में सम्मिलित करते हुए, ठीक है, और सिर्फ एक आर्टिकल है, वो हमारा आर्टिकल है 51A, यानी कि अनुच्छेद 51 क। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। नमस्कार, आज के क्लास में हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो मेरी क्लास होगी वो प्री प्लस मेंस अप्रोच पे होगी, यानी कि प्री यानी कि आप जो भी वनडे एग्जाम देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या फैक्ट्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है, वो सब आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। मेंस में यानी कि 250 वर्ड्स में यदि फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे बॉडी पार्ट लिखेंगे, कैसे उनका कंक्लूजन करेंगे, वो सब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उन सभी को स्टडी करने के बाद, उनको समझने के बाद, और विद द हेल्प ऑफ द लक्ष्मीकांत बुक, जो पॉलिटी की बहुत फेमस किताब है, उसको स्टडी करने के बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उसका मैंने जिस्ट तैयार किया है, यानी कि सार आपको प्रोवाइड किया हूँ इसमें। ये जो मेरी क्लास होगी वो यूपीएससी से लेके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ ही साथ जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, यानी कि आप समझिए कि A to Z जो भी कंपटीशन होते हैं जिसमें पॉलिटी के सेगमेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये मेरी क्लास उपयोगी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ठीक है, ये है क्या। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, ओके, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी, संविधान सभा बैठा, तो उस समय संविधान लिखने की प्रोसेस शुरू हो गई। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट कर लिए, पूरा भारत में लागू कर दिए 26 जनवरी 1950 को, उस समय तक जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो रसिया यूएसएसआर से हमने लिया है, वो चीजें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। पहला पॉइंट, ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे जो मूल संविधान है उसमें नहीं है, बल्कि उसको ऐड किया गया है। ठीक है, ये तो हम समझेंगे। अब समझिए कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कहाँ कहाँ है ना? तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये यूएसएसआर यानी कि जो रसिया है, उस समय यूनियन सोवियत स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो ये यानी कि अभी का आप देखेंगे तो अभी रसिया, ये रसिया से लिया गया है। ठीक है, ओके, ये है नॉन जस्टिसिएबल सीएबल, यानी कि इसके उल्लंघन यदि होता है इसका, तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, कोर्ट में आप इसको दाखिल नहीं कर सकते कि नहीं हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये चीजें होनी चाहिए, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल है, इसीलिए इसको पार्ट 4A में रखा गया है। ठीक है, और आर्टिकल आर्टिकल इसका
51A, अनुच्छेद 51A है, ठीक है। और टोटल इसमें अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। पहली बात, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। पार्ट जो है पार्ट 4A में है, ओके। और आर्टिकल हमारा क्या है, 51A, ठीक है। और टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक। और यहाँ भी आप देखिएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। तो अब अभी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे आया, मौलिक कर्तव्य कैसे उसको इंक्लूड किया गया, उसके पीछे क्या कारण है, स्टोरी क्या है उसके पीछे। तो देखिए, एक चीज आप समझते हैं कि ये हमारा कैसे आया। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, तो जब इमरजेंसी लगी थी, अब आप बताइए कि इमरजेंसी इंडिया में कब लगी थी, ठीक है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल कब लगा था, तो आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 1975 से 1977 में, ये इमरजेंसी लगी थी। इस समय किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो हमारी पीएम थी। तो जब इमरजेंसी लगा तो उस समय क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने महसूस किया, गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो भारत के लोग हैं वो तो अपना जो मौलिक अधिकार मिला है उसको पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट फिर स्टेट को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिशा निर्देश देती है कि इनके मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, तो कृपया करके आप हनन ना कीजिए, ठीक है। और सरकार को फटकार लगाती थी, ठीक। तो जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के उस समय, उन्होंने कहा कि हम भारत के नागरिकों को तो पूरी आजादी दिए हैं कि जो उनका मूल कर्तव्य है, मूल जो अधिकार है, मूल अधिकार का हम हनन नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हम क्यों ना कुछ ड्यूटी दें कि इनकी भी जिम्मेदारी बने देश के विकास के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, यानी ड्यूरिंग गवर्नमेंट ये हुआ क्या, जो हमारा गवर्नमेंट थी दैट टाइम, है ना, वो फेल्ट दैट, क्या महसूस किया, द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन शुड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करने के लिए, दो चीजें इंक्लूड करने के लिए। एक तो हमारा सिटीजन्स, जो हमारे सिटीजन्स राइट्स हैं, ठीक है। और दूसरा देयर ड्यूटीज, अलोंग विद, ये इसके साथ हम अलोंग करेंगे, अलोंग विद, यानी कि जो सिटीजन्स का राइट्स है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे आप, उसके साथ हम क्यों ना ड्यूटी इंक्लूड करें, ठीक है। तब उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे लीडर्स थे, है ना, वो विश्वास कर रहे थे कि ये जो सिटीजन है वो तो फंडामेंटल राइट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्या ड्यूटीज है राष्ट्र के प्रति इनको पता नहीं है, इनको बताया जाए, ठीक है। जब ये बात चल रही थी तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, तो सरकार ने क्या किया कि कहा कि ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक अधिकार कौन कौन से लोगों पे लागू किया जाए, इसके लिए एक कमेटी बैठे और वो कमेटी ही वो नियम बनाएगी, ठीक है। और हमें सुझाव देगी और पॉइंट देगी कि कितने हमारे मौलिक कर्तव्य लोगों के होने चाहिए, ओके। जब ये चीज चली तो उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉर्मेशन किया, ठीक है। फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ओके। तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति जो बनी है, कमेटी मतलब समिति, वो 1976 में बनी, ओके।
ये स्वर्ण सिंह कमेटी क्या की? स्वर्ण सिंह कमेटी सरकार ने बना दिया और स्वर्ण सिंह जी को कहा कि आप जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में आप बताइए और पॉइंट वाइज सुझाव दीजिए कि क्या क्या होना चाहिए मौलिक कर्तव्य। तो स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया कि इसने 8 फंडामेंटल्स ड्यूटीज दिए। कितने? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। प्लस इसने कहा, स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था कि जो आप फंडामेंटल ड्यूटीज दे रहे हैं, ओके, उसके साथ क्या होना चाहिए? प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। ठीक है। जो कि इसको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है। इसको स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है। यानी काट देंगे इसको, ये नहीं किया गया। यानी कि बस 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी और कही कि हम आपको 8 मौलिक कर्तव्य आपको हम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार भारत के लोग हैं, फंडामेंटल राइट्स उनका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट फिर स्टेट को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को और डांटती है, फटकारती है और फिर नियम लागू करवाती है। उसी प्रकार हम मौलिक कर्तव्य ऐसा बनाएं कि हर भारत के जो भारत के लोग हैं उन पे ये अनिवार्य हो कि वो उनको मौलिक कर्तव्य करना ही करना है। यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये तो रिपोर्ट बना के दे दी है कमेटी। लेकिन जब इस पे क्या हुआ कि बहस हो रही थी पार्लियामेंट में, तो जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो जो लीडर्स रहते हैं ऑपोजिशन पार्टी के, चाहे सपोर्टिंग पार्टी के, तो वो लोग विरोध किए, कुछ लोग, कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमारी डेमोक्रेसी उतनी डेवलप्ड नहीं हुई है। अभी हम आज़ाद हुए हैं। अभी 1947 में आज़ाद हुए, 1950 में हम गणतंत्र मनाना शुरू किए हैं। अभी 20-22 साल की बात है। अभी हम ये शुरू नहीं करेंगे। अभी आप फंडामेंटल ड्यूटीज दे लीजिए और हमारे ग्रंथ और हमारे लोग इतने समझदार हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज करते भी हैं और करेंगे भी। ठीक, ओके। इस पे हुई चीजें, सरकार सहमत हुई। तो जब सरकार सहमत हुई तो सरकार ने कहा कि ठीक है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन तो रहेगा ही, ये इंपॉर्टेंट है। सरकार ने तुरंत क्या किया कि एक संशोधन लाया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1976 लेके आ गई। जब ये लेके आई तो इसमें ये किया गया, ठीक है, कि ये जो हमारा है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं, छोटा संविधान। ये स्वर्ण सिंह कमेटी में आई। और आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इसमें टोटल मेंबर थे कितने? 12। टोटल मेंबर 12 थे। कौन कौन मेंबर थे ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। ठीक है। यदि कभी पूछ दिया तो एक दो बार पूछा होगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप जितना 12 लोगों के नाम याद करेंगे उससे कम तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके। अभी तक देखेंगे तो अभी तक बस आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य। तो 12 आप क्यों याद करेंगे? पहली बात तो मेंबर के तौर पे याद करना होगा। तो इसमें मेंबर कौन थे? 12 लोग मेंबर थे। और उसके जो चेयरपर्सन बोले, चेयरमैन बोले या प्रेसिडेंट बोले, तो हमारा सुमन सिंह थे, सरदार सुमन सिंह। ठीक, ओके। अब देखिए, तो सरकार ने क्या किया कि सुमन सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था, उस रिकमेंडेशन को संविधान के अंदर लिखना था। तो लिखना था तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि 42वां जो संविधान संशोधन नियम लेके अधिनियम लेके आए 1976। अब जब एक्ट पास हुआ तो ये क्या करेगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था उसको तो ऐड करना होगा। तो उसको कहाँ ऐड करें, किस भाग में ऐड करें, किस अनुच्छेद में ऐड करें, ये भी एक समस्या है। तो हर चीज सीक्वेंस से चल रही थी।
आप प्रीवियस क्लास में देखे होंगे कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाया मैं आपको, ठीक है, फिर नेशनल सिंबल पढ़ाया आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाया, फिर कहाँ से संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया, डीपीएसपी कहाँ से आया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से आया, ये सब पढ़ाया, फिर नेशनल सिंबल से पढ़ाया, फिर आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, फिर मैंने डीपीएसपी बताया, फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आपको बताया हूं मैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में आता है और वो हमारा जस्टिसिएबल है, यानी कि यदि आपका मौलिक जो अधिकार है यदि उसका हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22(6) से आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपको बताया हूं कि जो आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो हमारा क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। यानी कि आप डीपीएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके आप नहीं बोल सकते कि ये चीजें लागू कीजिए आप। क्यों? क्योंकि वो राज्य राज्य पे डिपेंड करता है कि करे या ना करे, ठीक है। तो वो नॉन जस्टिसेबल है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा 42वां संशोधन हुआ तो उसमें फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, तो जैसा कि आपको पहले बताया कि प्रोविजन का पनिशमेंट दे रहे थे ये सोन सिंह कमेटी, तो नेता ने इनका विरोध किया और कहा कि नहीं पनिशमेंट नहीं होगा, यानी कि ये नॉन जस्टिसिएबल होगा। तो जब नॉन जस्टिसिएबल होगा तो संविधान में एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए तो हम देखते हैं कि पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी, वो भी नॉन जस्टिसिएबल है। 42वां इस एक्ट के माध्यम से हम इसमें क्या किए, ए ऐड कर दिए, यानी कि ये आ गया पार्ट 4 ए में, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद जब पार्ट 4 में आ गया तो आर्टिकल में भी मेंशन करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 4 में हम देखते हैं कि डीपीएसपी क्या है, 36 से 51 तक है, 51 खत्म हो रहा है, 51 तक वो खत्म हो रहा है, उसके बाद 52 आएंगे तो प्रेसिडेंट का शुरू हो जाएगा, यानी कि सेंटर का। तो इन लोगों ने क्या किया कि आर्टिकल 51 है, 51 में इन्होंने क्या किया कि ए जोड़ दिया, ठीक। तो आप देखिए कि ये पार्ट 4 जब देखेंगे तो ये आपका डीपीएसपी आएगा, आर्टिकल 51 आएगा, जब 51 रहेगा तो आप देखेंगे कि इंटरनल पीस के बारे में बात होगी, ओके। लेकिन यहीं पे यदि आर्टिकल 4 ए हो जाएगा तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएगा, और आर्टिकल 51 ए हो गया तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया, ठीक है, ये समझ गया, ओके। तो ये सब तो इन्होंने इन्होंने ऐड कर दिया क्या क्या, एक फंडामेंटल पार्ट और एक ही आर्टिकल, और ये जो आर्टिकल है सिर्फ एक आर्टिकल है, एक ही अनुच्छेद है, फंडामेंटल ड्यूटीज का एक ही अनुच्छेद है। स्वर्ण सिंह कमेटी तो 8 रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन बहस होने के बाद क्या हुआ कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया, कितना, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 मौलिक अधिकार को संविधान में आर्टिकल 51 में लिखा गया, ठीक है, समझ गए आप ये। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि टोटल अभी के समय में 2026 में मौलिक अधिकार हमारे 11 हैं, अब 11वां कैसे आएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में तो 10 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में लिख दिए, ओके। लेकिन आप देखेंगे कि 26 साल बाद 86 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2002, और इसमें क्या होता है कि जो 12वां है, ठीक है, 12वां फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। इस समय सरकार कौन थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब 86 जो अमेंडमेंट हुआ ये क्यों हुआ, बात है कि जो आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 में क्या है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको जीने का अधिकार है और आप स्वतंत्र हैं, पर्सनल स्वतंत्र हैं व्यक्तिगत तौर पे।
तो मेनका गांधी केस और भी सारी चीजें चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस समय राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन की भी बात चल रही थी। तो राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं थे उस समय। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि अब हमारी डेमोक्रेसी डेवलप हो रही है, तो हम क्यों ना जो राइट टू एजुकेशन है उसको हम मैंडेटरी कर दें, यानी कि जो एजुकेशन का पार्ट है उसको फंडामेंटल राइट बना दें। तो आप देखेंगे कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 है, उससे क्या होता है कि आर्टिकल 21 ए जोड़ा जाता है, ए 21 में ए जोड़ा जाता है, चाहे क मान लीजिए। और उसमें ये होता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ठीक। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में एक जोड़ते हैं। वो क्या होते हैं? वो कहते हैं कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता का, यानी कि पेरेंट्स पेरेंट्स हो गए या गार्जियन गार्जियन कहा कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, इन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे कौन? इनके माता पिता या गार्जियन। ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारा ये आया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, ये जो गार्जियन वाला हो गया ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, और ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो मेनली यहां से ये आ गया। ओके, इसको आप मिटा सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दीजिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप देख लेंगे। तो ये हमारा कब आया? 2002 में। समझ में आ गया? यानी कि 10 पहले से थे और एक हमारा जुड़ गया कि अपने बच्चों का शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। जो 6 साल से 14 साल के बच्चे रहेंगे उनको कौन? उनके माता पिता और चाहे उनके गार्जियन। ठीक, समझ में आया आपको? ओके। अब इतना समझने के बाद आपको ये देखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि पार्ट और आर्टिकल के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज को बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और जब फंडामेंटल ड्यूटीज आए तो आपको आर्टिकल 51A याद करना पड़ेगा। ठीक है, और पार्ट 4A। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है? इट shall be duty of every citizen of इंडिया। क्या होगा इसको देखते हैं। देखिए, ओके, तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से हैं? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, 8, 9, 10 और ये आपका 11। ये हो गया। अब आप समझिए इसको एक एक करके आपको समझा रहा हूं। पहला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो आपका मौलिक कर्तव्य है, वो है क्या? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला, एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी संविधान का पालन। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ लिखा है, जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजन दिए गए हैं, उसको हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा, पहला। दूसरा, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम। आप याद रखिएगा, यहां पे बोल रहा है रिस्पेक्ट, किसका रिस्पेक्ट?
कंफ्यूज मत होइएगा। रिस्पेक्ट आदर कीजिए, किसका आदर कीजिए भाई? नेशनल नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, ठीक है। जन गण मन अधिनायक की जय। इसमें एक ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेशनल नेशनल सॉन्ग है वो हमारा इंक्लूड नहीं है, ठीक। यानी कि वंदे मातरम हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए या ना कीजिए, इस पे आपको कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप संविधान को नहीं मानते हैं या आप राष्ट्रीय झंडा और जन गण मन को नहीं मानते हैं तो उस केस में सरकार आप पे एक्शन ले सकती है। ओके, समझ में आ गया। लेकिन नेशनल सॉन्ग के प्रति नहीं। तो मौलिक जो कर्तव्य है उसमें यह है कि आप संविधान को मानेंगे और राष्ट्रीय झंडा जो आपका है ट्राई कलर का, ठीक है, जिसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जिसको एक्सेप्ट किए हैं हम, वो चीजें हैं। दूसरा कि टू चेरिश द नोबल आइडियल्स ऑफ द नेशनल स्ट्रगल, यानी आप समझिए जो भी हमारे देश में है ना स्वतंत्रता के लिए योगदान दिए, चाहे जिनकी आइडियोलॉजी चाहे फिजिकली चाहे मेंटली जो योगदान दिए, जिनको हम जानते हैं, उनकी भावनाओं को और उनको हमको आदर करना होगा। जैसे गांधी जी हो गए, ओके, गांधी जी का हिंसा अहिंसा, भगत सिंह का आप देखें आप नीडर, उससे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोगों की जो आइडिया है उस आइडिया को स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संयोजना होगा और उसको प्रमोट करना होगा। ओके, ये दो में है। तीसरा में क्या है? थ्री में तीन काम करेंगे, थ्री में तीन काम, SUI, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं, याद कीजिएगा। इसके यस से होगा सोवेरेनिटी, यू से यूनिटी और आई से इंटीग्रिटी, यानी कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। जैसे यदि हमारे देश में यदि कोई देश को बांटने की बात करे, एक दूसरे से लड़ाने की बात करे, ठीक है, यदि किसी से पैसा लेके अपने देश की, मान लीजिए कोई सेना है, यदि पैसा लेके अपने देश की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है किसी से शेयर करे तो उस केस में, ठीक है, आपको क्या करना, पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि आपको अपने देश की सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मजबूत बनाना है, उसकी रक्षा करनी है, ठीक है। फोर्थ वन, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, कह रहा है कि हर एक आदमी की जिम्मेदारी है कि वह अपने देश की रक्षा करे, और यदि उनको नेशनल सर्विस के लिए, देश सेवा के लिए बुलाया जाए तो वो जाएं। जैसे आप देखेंगे कोविड-19 आई थी, तो कोविड-19 में वॉलंटियरियल जो थे बहुत आगे आके अपने देश के लोगों की सेवा कर रहे थे। लोगों की सेवा करना का मतलब देश की सेवा कर रहे थे, ठीक है। तो उस केस में ये आपका कर्तव्य है कि हमारे देश पे यदि कोई आपदा आए तो आपको आगे आके खड़ा होना चाहिए, सहायता करनी पड़ेगी देश की आपको। ओके, फिफ्थ वन है टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, यानी कि भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं के अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। पांचवा ये कहता है कि भाई देखिए, आपका ये मूल कर्तव्य है कि आप किसी से लड़ाई मत कीजिए, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा बना के रखिए, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कुछ भी, सबके साथ। ऐसा मत कीजिए कि यदि कोई दुकान खोला है, मुसलमान है, यदि दुकान खोला है, बाबा का नाम रखा है, तो आप जाके ये मत कहिए कि नहीं बाबा का नाम चेंज कीजिए और अपने पैगंबर के नाम पे आप रखिए। नहीं, उस तरीके से ब्रदरहुड नहीं फैलेगा, वो गलत है। तो हमारा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पे क्या है कि जो भी जिस तरीके से काम कर रहा है उसका सपोर्ट कीजिए, भाईचारा बनाइए और शांति से रहिए। ये क्या बोलता है, फिफ्थ पॉइंट बोलता है फंडामेंटल ड्यूटीज के। सिक्स्थ है कि टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि जो हमारी मिली जुली संस्कृति है,
उसकी विरासत को संरक्षित करना। मिली जुली संस्कृति का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपका ताजमहल हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, ओके, फिर आपके मंदिर हो गए जो विरासत में मिली पड़ी है, उन सभी को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे ताजमहल और जो लाल किला है उसको कौन रक्षा करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वो हमारी विरासत को रक्षा करती है। तो उसी प्रकार क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये कहा गया कि आपका भी अधिकार है कि आप जो भी आपके विरासत हैं उसको आप बचा के रखिए, संजो के रखिए। सेवेंथ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और सुधार करना। मतलब ये है कि हर एक लोग के ये मूल कर्तव्य है कि वो पेड़ लगाएं, नदियों को साफ रखें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें। ये सब क्या है कि हर एक आदमी का मूल कर्तव्य है। डिफाइन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इसको यदि सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाए डिफाइन करने के लिए तो इस चीज को बहुत ज्यादा डिफाइन करेगा। टू प्रोटेक्ट योर नेचुरल एनवायरमेंट रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिए कि जहाँ भी इन्वायरमेंट आ गया, वातावरण आ गया, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी आप रक्षा करेंगे। ओके। एट्थ वन है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर्स एंड ह्यूमनिज्म, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना। आप देखिए अभी 21st सेंचुरी में आप जी रहे हैं और जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से वो बोलता है कि हर एक आदमी को अंधविश्वास छोड़ के तर्क और विज्ञान पे आधारित सोच रखना चाहिए। रिलीजन की, धर्म की बात, जो अंधभक्ति वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी देखिए कि हम अपने जो मौलिक कर्तव्य है उसको फॉलो करते हैं क्या? हमें मौलिक अधिकार चाहिए, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आपके कर्तव्य की बात आती है तो आप उसको निभाते हैं क्या? नहीं निभाते हैं। यूजीसी आया, यूजीसी आया, ठीक है, उस क्या क्या किस लिए आया? डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रूल लेके आया। तो जिसमें एक वर्ग है वो कह रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के हनन हो रहे हैं, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे लगा दिया। लेकिन आप एक चीज बताइए, ये सब आप चीजें कर रहे हैं, लेकिन धार्मिकता भी तो आप फैला रहे हैं, अंधविश्वास भी तो आप फैला रहे हैं, उसके लिए आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? उसके लिए आप साइंटिफिक टेम्परामेंट क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? मानवतावाद का बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जो कि ये संविधान में लिखा है कि आपका काम है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए। यदि किसी से बात कर रहे, यदि कोई पूजा कर रहा है तो उस पे भी आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखिए। अंधविश्वास है उस पे आप क्वेश्चन कीजिए, रीजनिंग कीजिए, लॉजिकल रखिए, है ना? ये यानी कि साइंस टेक पे कहीं ना कहीं ये ज्यादा फोकस करता है और अंधविश्वास जो हो गया, रूढ़िवाद हो गया, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स जो हो गए वो सबको नकारता है। ठीक है? ये आपका मूल कर्तव्य है। नाइन्थ देखेंगे टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि आप जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी होती क्या? पब्लिक प्रॉपर्टी ये है कि जो सरकार की प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रेन हो गया, गवर्नमेंट बसेस हो गई, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब चीजें क्या है? ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है। तो यदि कोई प्रोटेस्ट करना है, मान लीजिए यूजीसी का प्रोटेस्ट करना है या सपोर्ट करना है, दोनों में से कोई चीज है, तो दोनों वर्ग के लिए ये है कि आप न तो बस को जलाएंगे, न तो सरकारी संपत्ति का क्या करेंगे, आप तोड़ फोड़ करेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल देखेंगे कि वाराणसी में जो दाल मंडी है उस एरिया का चौड़ीकरण किया जा रहा है रोड बनाने के लिए, ठीक है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि आग लगा दे रहे हैं, पुलिस वैन में भी आग लगा दी है। तो यानी कि वो गलत कर रहे हैं, वो जो लोग आग लगा रहे हैं उनका वो अपने मूल कर्तव्य को नहीं जानते, जो कि उनको जानना चाहिए। ये फंडामेंटल, आपका फंडामेंटल राइट्स भी है कि आप अपना फंडामेंटल ड्यूटी समझें। ओके, ठीक है। टेंथ है
कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फीयर, यानी सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। देखिए, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज ये है कि आपका कर्तव्य ये है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य यह है कि आप अच्छे से पढ़िए और अपने परिवार, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। यदि आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से खेलिए, इतना अच्छा खेलिए कि इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए, मेडल लेके आइए और भारत का नाम रोशन कराइए। ठीक है। यदि आप विज्ञान में कुछ कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ इनोवेशन कीजिए, कुछ टेक्नोलॉजी आप ऐसा डेवलप कीजिए जिससे आपका नाम रोशन हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप म्यूजिक में अच्छा कर रहे हैं तो बहुत एक्सेलेंस कीजिए, आपका नाम हो। डांस कर रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि आपका नाम हो। आप यूट्यूब क्रिएटर्स हैं तो ऐसा कीजिए कि आपका नाम हो। कुछ भी कीजिए जिससे आपके देश के मान सम्मान बढ़े, तो वो हमारा मूल कर्तव्य है, वो 10वें में मेंशन है। उसके बाद 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो कि आपको मैंने बताया कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट लेके आते हैं और वो कहते हैं कि हर माता पिता या गार्जियन का ये भूमिका है कि अपने बच्चों को पढ़ाई का यानी शिक्षा का अवसर प्रदान करें। उन्होंने ऐड किया, ठीक है, ये चीजें। तो ये आपके जो टोटल 11 फंडामेंटल्स ड्यूटीज हैं उसको मैंने एक एक करके सही से समझाया है। ओके। अब एक चीज देखिए, इतना तो आप समझ गए। ट्रिक है, ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे आप इसको याद करेंगे। हाउ टू मेमोराइज। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए, आपको बता रहा हूं। पहला जब आए तो आप नेशनल फ्लैग को याद कीजिएगा। सबसे पहले हमारा क्या आता है? नेशनल फ्लैग। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कभी पूछ सकता है तो आप इसको याद कीजिएगा। नेशनल फ्लैग और आपका एंथम, नेशनल एंथम। दूसरा, आप याद कीजिए कि जब राष्ट्रीय झंडा थी तो राष्ट्रीय झंडा को सही से स्टेबलाइज करने के लिए, फहराने के लिए, कि हमारा ही झंडा है, उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, ये आपको पता है। तो कुर्बानियां दी गई यानी कि जो महान क्रांतिकारी थे, जो हमारे देश के महान लोग थे, उनका योगदान है। यानी कि सिंपल, जो हमारे ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, ग्रेट लीडर्स बोल सकते हैं, लीडर्स को का ओपिनियन जो है उसको प्रमोट करना। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय झंडा हो गया, और राष्ट्रीय झंडा के नीचे हम क्या करेंगे कि सारे लोग, महान लोग को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा है, 3 है, SUI, यानी कि अखंडता, संप्रभुता और एकता हमारे देश को बनाए रखना है। विभाजनकारी तत्वों से हमको दूर रहना है। ठीक है, ओके। चौथा क्या है? चौथा हमारा है कि कंट्री, अपने देश को, अपने देश की रक्षा करना है। ये तो हमको मेंटेन करना है और यहाँ पे अपने देश की रक्षा करना है। पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, भाईचारा आपस में बना के रखना है। छठा क्या हो जाएगा? हेरिटेज, जो भी आपकी विरासत है उसको आप मेंटेन कीजिए। सातवां क्या हो जाएगा? 7 है। 7 से हमारा क्या बनेगा? 7 से हमारा ई बनेगा, उल्टा करेंगे तो एनवायरमेंट। जो आपका सातवां फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, वो हमारा पर्यावरण है। ओके। आठवां क्या है? आठवां यानी कि यस से बनेगा, ये ऐसे कर देंगे तो यानी कि साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको रखना पड़ेगा। नौवा, 9 इस तरह बन रहा है, यानी कि बी बना देंगे, प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आप तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, आप उसको बचाएंगे। 10वां क्या है? 10वां तो भैया एक्सेलेंस होता है। 10 में 10 जो पाता है वो क्या होता है? एक्सेलेंट होता है।
यानी कि प्रमोट एक्सेलेंस, यानी कि उत्कृष्ट करना, यानी जो भी आप काम कीजिए उसमें आप उत्कृष्ट कार्य कीजिए जिससे आपके देश का नाम हो सके। और 11 में क्या है? 11 में भैया सिंपल है, एडुकेशन। मम्मी पापा की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या करें? एडुकेशन दें। ठीक है, एडुकेशन। ठीक है, ये आपका 6 से 14 साल। अब ये है इस तरह, ये आपको ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब आप देखिए जो फंडामेंटल्स राइट हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, डीपीएसपी यानी कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, ये सब है क्या? तो जब मेंस में लिखे आए इस तरीके से भी आप सिंपल कंसेप्ट समझेंगे, तो जो आपके फंडा एफ आर से फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार जो है, प्लस डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, और प्लस आप देखेंगे कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया यानी कि मौलिक कर्तव्य, इन तीनों को यदि मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो दर्शन है संविधान का, यानी संवैधानिक, जो संवैधानिक दर्शन है, जिस जिस तरीके से दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन का यदि दर्शन आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन क्या है, तो इन तीनों को आप मिला दीजिए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसमें है कि जो फंडामेंटल राइट है, समझा रहा हूं आपको, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, वो क्या होता है? व्यक्ति को देता है आजादी कि जो भी आदमी जो कुछ करना चाहता है आप कीजिए। वो फंडामेंटल राइट्स आपके मौलिक अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है वो कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, स्टेट वर्सेस पर्सन हो गया, तो आपका फंडामेंटल राइट हो गया। डीपीएसपी का मतलब है कि सरकार को सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाता है। ये निर्देश करता है किसको? सरकार को। ये सरकार को निर्देश करता है, ठीक है, ये सरकार को निर्देश करता है कि किस तरीके से आपको सरकार चलाना है, सामाजिक न्याय कैसे आपको दिलाना है। ठीक है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये क्या करता है कि नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। ठीक है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है लोगों की, ये बताता है। ये सरकार को निर्देश देता है कि समाज जो है, कल्याणकारी समाज जो है, उसको न्याय का रास्ता कैसे देंगे आप, और ये बताता है अधिकार, ये आपका है अधिकार। ठीक है, समझ में आ गया चीजें? ये चीजें हैं इसमें, यानी कि आदमी से रिलेटेड है, ये स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, और ये भी हमारे आदमी से रिलेटेड है। ठीक है, सिटीजन ओनली। और एक चीज आप समझिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? ओनली सिटीजन जन ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये विदेशी यदि इंडिया में आके रह रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं है ना। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ये सिर्फ इंडियन के लिए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स। उसी प्रकार जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है। ठीक है, इतना समझ गए आप? ओके, एक चीज और समझिए आप कि है क्या। एक आता है, जनरली बहस होती है कि कुछ लोग किसी समुदाय से, जैसे मान लीजिए कि हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो जाते हैं और मुस्लिम समुदाय के किसी एक व्यक्ति से बोलते हैं कि तुम बोलो वंदे मातरम। तो मुस्लिम समुदाय का वो लड़का बोलता है कि नहीं, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई, उसका राइट्स है। तो आप
कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। मैं कहता हूँ कि जब आपसे कोई पूछे और कहे कि आप क्या करें कि वंदे मातरम बोलिए, ठीक है? वंदे मातरम बोलिए। तो आप वंदे मातरम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, ये बोलना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, ठीक है? बोलना है तो ठीक है बोल दीजिए, नहीं तो कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रगीत है जो है, वंदे मातरम जो है, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ओके? यानी कि आप नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप पे केस नहीं होगा। जब ये सब मुद्दा चल रहा था, तो आपको बताऊँ अश्वनी उपाध्याय एक हैं, ठीक है? अश्विनी उपाध्याय, एक स्टोरी है, सुन लीजिए। तो अश्विनी उपाध्याय क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं आई थिंक 2018 में, और वो कहते हैं, आर्गुमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को कह दीजिए कि जो वंदे मातरम है उसको भी सेम रिस्पेक्ट दें, है ना, जिस प्रकार से हम जनगण मन को देते हैं। तो सुप्रीम का कोर्ट ने कहा क्यों, इस पे कुछ प्रूफ दीजिए। तो अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि देखिए, जो आपका नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन, है ना, जन गण मन, ये जो नेशनल एंथम है जनगण मन, और जो नेशनल सॉन्ग है, क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये है। तो अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि ये जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग के बारे में विद्वत सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, ये कौन लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको भी रिवाइज करा देता हूँ, रविंद्र नाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, किस में लिखते हैं, गीतांजलि, गीतांजलि इनकी एक बुक है, उसमें लिखते हैं उपन्यास, ठीक है। इसको गाया कौन, नेशनल एंथम को गाया कौन, ठीक है, तो इनकी बेटी, इनकी भतीजी रहती है सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी, ये सब आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए रिवाइज करा रहा हूं मैं। चौधरानी, ये कब गाया गया, ये गाया गया था 1911 में, ठीक है, सरला देवी चौधरानी के द्वारा, ओके। और कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता में आईएनसी का हमारा क्या था, सेशन था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसका सेशन था 1911 में, कलकत्ता में सरला देवी के द्वारा जनगणमन हमारा गाया गया था। सरला देवी थी और कुछ स्कूल के बच्चे थे, उनका एक समूह था, वो इसने गाया था। और किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है, और गीतांजलि में मेंशन है ये चीजें, ओके। कब गाया गया, 1911, याद कीजिएगा। पूरे गाने का समय क्या है इसका, 50 सेकेंड, और 52 सेकेंड और 20 सेकेंड मिनिमम वाला, ठीक है, ये चीज हुआ। इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो आपका वंदे मातरम है, इसको कौन लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। किसमें, जो आनंद मठ है, आनंद मठ जो इनका नोवेल है, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा है, ओके। इसके बाद इसको गाया किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया है। और ये कब गाया गया, इसको बोलते हैं कि जो 1911 में आपका नेशनल एंथम गाया गया, यानी कि 1896 में हम देखते हैं, 1896 में जो हमारा आईएनसी का सेशन हुआ था, आईएनसी का जो सेशन हुआ था, और वो सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में ही, कलकत्ता में ही, ठीक है। और इसको गाया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। तो अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जो नेशनल सॉन्ग है इसका भी एक ऐतिहासिक मुद्दा है, इसका भी एक इतिहास है,
और जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उससे बहुत पहले 1896 में ही इसको हम गाए थे, इसको एडॉप्ट किए थे। और 1911 में हम नेशनल एंथम को पहली बार गाया गया, ठीक है। और जो कि नेशनल सॉन्ग को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, तो हम क्यों ना नेशनल एंथम के बराबर नेशनल सॉन्ग को रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो तथ्य दे रहे हैं, फैक्ट जो दे रहे हैं, ये सही है, और हम रिस्पेक्ट करते हैं कि नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम का भी, राष्ट्रगान का भी अपना ये, राष्ट्रगीत का अपना एक मान है, वंदे मातरम का भी। लेकिन आप देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संशोधन हुआ, अधिनियम 1976 के तहत, उसमें जो पहला है, उसमें है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी उसमें पहला जो मूल कर्तव्य आपका है, मूल कर्तव्य में आप पहला पॉइंट देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि आप संविधान को मानेंगे और राष्ट्रीय झंडा और जन गण मन यानी कि नेशनल एंथम को आप रिस्पेक्ट करेंगे। उसमें नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम का नहीं है। तो जब संविधान में नहीं है तो हम कैसे इसको लागू कराएं? यानी कि कोई आदमी यदि उसका मन करे तो उसके उसके लिए खड़ा हो जाए, ठीक है, लेकिन आप उसको जबरन गाना नहीं गवा सकते, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करा सकते आप, ठीक है। यदि तो यहीं से ये मामला ये खारिज हो गया, यानी कि ये है कि आप राष्ट्रीय गीत जब चले तो आप खड़े हो जाइए, आप उसको गा लीजिए। लेकिन वंदे मातरम के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, वंदे मातरम के साथ ऐसा कब होगा? ऐसा यह तब होगा जब जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो रहे हैं। अभी मान लीजिए कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया। 106 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें वुमन को है 1/3 रिप्रेजेंटेशन दिया गया वुमेन के लिए। उसी प्रकार फिर आप एक संविधान संशोधन कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए और उसमें ये लिखिए कि नेशनल सॉन्ग को भी नेशनल एंथम के बराबर दर्जा दिया जाए। तो जब इसको करके फंडामेंटल ड्यूटीज में आप इंक्लूड करेंगे तब ये चीजें लागू हो जाएंगी। लेकिन कब? जब आप संविधान संशोधन करेंगे तब। भाजपा की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये वंदे मातरम पे फोकस कर रही हैं, ठीक है। तो इनको सिंपल चाहिए कि वो एक संविधान संशोधन अधिनियम लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और वंदे मातरम यानी कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड कर दें। कहना आसान है, लेकिन होगा कैसे? ये जो भी हमारे संविधान संशोधन होते हैं तो किससे होते हैं? आर्टिकल 368 से। संविधान को संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का आप लेंगे, सहायता लेंगे। अब ये आर्टिकल 368 है फॉर रिवीजन, ये कहां से लिया गया है अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से संविधान को संशोधन करने का ये प्रोसेस लिया गया। आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह है कि यदि आप संविधान को संशोधन करना चाहते हैं तो आपके पास स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कहां कहां? लोकसभा और राज्यसभा में। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अभी 543 मेंबर हैं, ठीक है, तो 543 मेंबर हैं, तो इसमें आपको कम से कम आधे से अधिक यानी कि 272 मेंबर आपके तो ये चाहिए ही, ये प्रेजेंट और वोटिंग करें, प्रेजेंट और प्लस वोटिंग। जब ये 272 मेंबर रहेंगे, प्रेजेंट और वोटिंग करेंगे फेवर में, तब ये कहीं जाके हमारा अमेंडमेंट होगा। लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या 2/3 मेंबर इनके सपोर्ट करेंगे क्या? तो वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो कहना आसान है कि वंदे मातरम बोलिए, लेकिन जो जब तक वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड नहीं होगा उस तरीके से हम नहीं देंगे। बशर्ते आज की न्यूज में देखेंगे कि सरकार ने बोला है कि जो 6 छंद होते हैं वंदे मातरम का वो स्कूल में अनिवार्य कर दिया जाए।
ठीक है, वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। आप गा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। पनिशमेंट का प्रावधान तब तक नहीं होगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड न किया जाए। नेशनल एंथम के केस में क्या है कि आप यदि जनगण मन का आप अवहेलना करते हैं तो उसका एक एक्ट है, वो कौन है? प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये नेशनल ऑनर एक्ट यानी कि जो राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम है 1971, है ना, उसके तहत क्या है कि इंसल्ट जो है आप नहीं कर सकते राष्ट्रीय गान का। समझ में आ गया? तो उसके लिए एक्ट है। अब यदि इस एक्ट में हमारे वंदे मातरम भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे तब हमारा ये हो जाएगा, यानी कि आप नहीं गाएंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, यानी कि अब देखिए एक शॉर्टकट और पॉइंट बताता हूं मैं कि आपके नेशनल ड्यूटीज क्या है। नेशनल ड्यूटीज क्या है? नेशनल ड्यूटीज क्या है? ओके, पहला नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। आप इसको यहाँ पे क्रॉस या ट्रिक कीजिए। नेशनल एंथम, जनगणमन, नेशनल सॉन्ग, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे। जो आपका नेशनल ड्यूटीज है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। तो फंडामेंटल ड्यूटीज नेशनल फ्लैग में है, बिल्कुल सही है। नेशनल एंथम है, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल सही है। लेकिन नेशनल सॉन्ग फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा। ओके, ठीक। तो अब तक आपको समझा दिया मैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ना, और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में क्या डिफरेंसेस है। अश्वनी उपाध्याय का जो केस था उसको मैंने समझाया है कि ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इन्होंने पूरा इसको एलोबरेट भी किया था, आपको समझाया हूँ किस तरीके से वंदे मातरम को कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट करने के बाद जनगण मन की तरह वंदे मातरम को वरीयता हम दे सकते हैं, ये भी समझाया आपको मैं। उसके बाद ये बताया कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये तीनों मिलते हैं तो क्या है, ये हमें दर्शन है। किसके दर्शन है? हमारा जो संविधान है उसका दर्शन है, यानी कि फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एक चीज याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो हमारे जो फॉरेनर्स हैं उनको भी मिलता है और जो इंडियन है उनको भी मिलता है। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ हमारे इंडियंस को मिलेगा। डीपीएसपी है वो स्टेट के लिए होता है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। ठीक है, वो विदेशी के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया, ट्रिक दिया कि कैसे आप इसको याद करेंगे। ठीक है, कि राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय झंडा के नीचे जितने हमारे महान व्यक्ति हैं उनको हम याद करेंगे। तो उनको याद करेंगे तो हम एस यू आई आ जाएगा, एस यू आई आ जाएगा तो फिर हमारे कंट्री को डिफेंड करेंगे। कंट्री को डिफेंड करने के बाद फिर क्या हो जाए कि भाईचारे की बात आ जाएगी। भाईचारे की बात आ जाएगी तो जितनी हमारी विरासतें हैं उसको हम बचाएंगे। विरासत बचाएंगे तो हमारा इन्वायरमेंट अपने आप सही हो जाएगा। जब इन्वायरमेंट सही हो जाएगा तो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बात करेंगे, और जब साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तब उसके बाद फिर हमारा प्रॉपर्टी की रक्षा होगी। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी की। जब पब्लिक प्रॉपर्टी की अच्छा अच्छा हो जाएगा तो हम एक्सेलेंस मोड में चले जाएंगे, और जब एक्सेलेंस मोड में चले जाएंगे तो ये तो हमारा एजुकेशन है। इस तरीके से समझाया हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद कि क्या है रोल, कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब संविधान लिखा गया, क्योंकि ये तो 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया है, और हमारा संविधान 1950 तक बन के 26 जनवरी 1950 तक बन के तैयार पूरे भारत में लागू हो गया। तो यानी कि 1956, अरे 1976 कहाँ, 1976,
और कहाँ 1950, यानी कि 26 साल का गैप। तो 26 साल के गैप के बाद तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज बना है। यानी जब संविधान बना तो उस समय हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे, लेकिन 26 साल के बाद जब हमारी इमरजेंसी लगी, सरकार को एहसास हुआ, तब कहीं जाके फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट आया। तो उसमें क्या हुआ कि ड्यूरिंग इमरजेंसी चल रही थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि भारत के लोग अपने अधिकार की तो बात करते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन अपने कर्तव्य के बारे में बात नहीं करते हैं। तो क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ। स्वर्ण सिंह कमेटी में 12 मेंबर थे। वो 12 मेंबर को याद करने की जरूरत नहीं है। उनके जो चेयरपर्सन थे, चाहे चेयरमैन थे, वो स्वर्ण सिंह थे, सरदार स्वर्ण सिंह। वो बस याद रखिए। स्वर्ण सिंह ने क्या कहा, उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि पनिशमेंट भी दिया जाए। लेकिन जब लोकसभा में, पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी, तब उस समय क्या हुआ कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने विरोध कहा और कहा कि नहीं, अभी हमारे जो देश है इतना डेमोक्रेटिक डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज देख के जो पूरा नहीं करेगा उसको हम पनिशमेंट दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। तब उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया कि 42वां संशोधन किया संविधान का, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और जब ये अमेंडमेंट किए तो हमने क्या किया कि पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, उसमें हमने ए जोड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 है उसमें ए जोड़ा, यानी कि वो पार्ट 4 ए हो गया और आर्टिकल 51 ए हो गया। तो ये चीज हमारे दोनों क्या करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस समय तक हम बस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए थे, लेकिन हम देखते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आती है तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, और उसमें क्या हो गया कि जो 11वां अभी तक जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, तो 11वां उसमें ऐड किया गया। और उस 11 में ये कहा गया कि माता पिता की जिम्मेदारी है और गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, यानी कि शिक्षा का अवसर दें। कितने साल के बच्चों का, 6 से 14 साल के बच्चों का, ठीक है। इसके बाद आपको समझाया हूं मैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो यूएसएसआर से लिया गया है। वेरी गुड। वो नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट आप नहीं जा पाएंगे इसके लिए कि क्यों नहीं पूरा हो रहा है, ठीक है। पार्ट 4 ए में मेंशन है, ठीक है, और आर्टिकल 51 में मेंशन है, और टोटल हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ये चीज आपको मैंने बताया है, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए कौन कौन से एक्ट हैं जिसे आपको पनिशमेंट मिल सकता है, यानी कि प्रमुख कानून और संबंधित कर्तव्य क्या हैं। देखिए उसमें यदि है कि यदि आप नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन का यदि आप सम्मान रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। वेर एज कि यदि आप जो इन्वायरमेंट है यदि उसका प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन आप नहीं करते हैं, तो आपको जो पनिशमेंट होगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आपको मिलेगा, ओके। वहीं पे जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही है, जो कि आपका मूल कर्तव्य है कि आप पेड़ लगाएं, पेड़ की रक्षा करें, ये आपका मूल कर्तव्य है। लेकिन यदि आप जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं या जो रिजर्व्ड पेड़ हैं, यदि आप उसको काटते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। वो पनिशमेंट कैसे मिल किसके अंतर्गत मिलेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था, ठीक है, जंगल संरक्षण एक्ट, उसके तहत आपको पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद देखें जो ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाना और जातिवाद या अस्पृश्यता को खत्म करने की जो बात थी, तो यदि आप अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते हैं या यदि आप ब्रदरहुड को डिक्लाइन करते हैं, तब आपको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो 1955 का है उसके तहत आपको पनिशमेंट मिलेगा, ओके। उसी प्रकार ये सब सारी चीजें आप देखेंगे। एक कंपेरिजन मोड में आपको रखा हूं मैं, इसको आप देखिए कि कैसे आप इसको करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डीपीएसपी क्या है और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ना। इसका ये है, समझिए जो फंडामेंटल, ये आपका फंडामेंटल राइट्स, ये आपका डीपीएसपी और ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, इसका तो अमेरिका है और डीपीएसपी का नीदरलैंड
अरे सॉरी, आयरलैंड आपको पता ही है, और यूएसएसआर या रसिया फंडामेंटल ड्यूटीज का है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रिवीजन मोड के लिए रख सकते हैं। इसका नेचर क्या है? फंडामेंटल राइट है, ये हमारा निगेटिव नेचर क्या है, यानी कि राज्य की शक्तियों को रोक देता है, आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होने देगा, तो ये राज्य के लिए ये हमारा नेगेटिव है। डीपीएसपी क्या है? ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारा नैतिक है, एथिकल है। क्यों? क्योंकि ये नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व है कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, क्या क्या हम करें। इसका लक्ष्य क्या है फंडामेंटल राइट्स का? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और डीपीएसपी का सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और इसका एक्टिव सिटीजनशिप। ओके, जस्टिसिएबिलिटी के बारे में बात कहा है। फंडामेंटल राइट्स है, हाँ बिल्कुल भाई, जस्टिसिएबिलिटी है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ये भी हमारा नॉन डीपीएसपी भी हमारा नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि इन्हें अदालत द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता। और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारा नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि सीधे सजा नहीं है जब तक कि उस पर कोई अलग कानून ना हो। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स है ये अपने आप लागू हो गया है। ठीक है, डीपीएसपी में क्या होता है कि इसे सरकार कानून बनाएगी तब ये जाके लागू होगा। ओके, वहीं पे देखेंगे कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, इन्हें प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है, जैसे फ्लैग कोड। ओके, सस्पेंशन आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें क्या है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के और सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको इमरजेंसी के दौरान निलंबित, सस्पेंशन कर सकते हैं आप। जो कि डीपीएसपी का मामला है, डीपीएसपी में है, ये निलंबित नहीं होते बल्कि हमेशा मार्गदर्शक बने रहते हैं। वहीं पे आप देखेंगे कि जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है ये तो हमेशा लागू रहता है। ओके, किसे प्राप्त है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नागरिकों और विदेशों को, कुछ को छोड़कर दोनों को ये लागू है। ओके, ये जो डीपीएसपी होता है ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निर्देश देता है। ओके, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये देखिए केवल भारतीय नागरिकों के लिए, यानी कि ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, इतना आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस आंसर। ओके, चलिए, यदि क्वेश्चन दे दिया हिंदी में कि मौलिक कर्तव्य जो हैं केवल संविधान का एक अतिरिक्त हिस्सा नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन के आवश्यक है। इसके महत्व और इन्फोर्समेंट में कानूनी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आपको बताया हूं मैं कि पहले आप इंट्रो लिखेंगे। ठीक है, इंट्रो में क्या है उसके बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताएंगे। इंट्रो में क्या होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, ठीक है, और इसको किसने लागू किया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था ओरिजिनल उस समय था या नहीं था, उसको आप बताएंगे। ठीक है, तो यही है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, ये पार्ट 4A में है, अनुच्छेद इसमें है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमारा आया था। ठीक है, ये चीजें बस, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। और सोन सिंह कमेटी समिति को जरूर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यही हो गए, या इतना आपका इंट्रोडक्शन काफी है। ओके, फिर आप इसके बॉडी पार्ट में लिखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है आपका, वो हमारा लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाए रखता है, राष्ट्रीय एकीकरण करता है, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन करता है, पर्यावरण और सामाजिक सुधार करता है, एनवायरमेंट एंड सोशल रिफॉर्म लेके आता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। यानी कि जो आपके 11 लिखे हैं, है ना, उसी को बस पॉइंट हल्का एक एक करके एक एक एग्जाम्पल आप देते हुए चले जाइए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस होगा। कानूनी चुनौतियां और परिवर्तन क्या है? ये है कि आपको पता है कि नॉन जस्टिसिएबिलिटी है, यानी कि इसको क्या है कि मौलिक अधिकार सीधे अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कानून में अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और कहेंगे कि इसको लागू किया जाए, नहीं।
वो नहीं कर पाएगा जब तक कि पार्लियामेंट ना चाहे। ओके। अस्पष्टता यानी कि एम्बिग्यूटी है, अस्पष्ट नहीं है, यानी कि उच्च आदर्श, साझा संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे शब्द व्यक्ति परक हैं और कानूनी रूप से इन्हें परिभाषित करना कठिन है। अब साइंटिफिक टेम्पर है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसका डिफिनीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ये अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है इसको। ओके। कानूनी प्रतिबंध देखेंगे। जो वर्मा कमेटी है, वर्मा कमेटी ने कहा था कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको हर स्कूल में पढ़ाया जाए और उसको अनिवार्य कर दिया जाए। ये वर्मा कमेटी 1999 में ये कही थी। वर्मा कमेटी ने स्पष्ट किया कि कई मौलिक कर्तव्य जैसे वाइल्ड लाइफ, हमारा कंजर्वेशन प्रोटेक्शन जो एक्ट है, और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, ये सब चीजों को कानूनों के माध्यम से लागू हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या के लिए मौलिक कर्तव्यों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं नागरिक के नैतिक विवेक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एम्स स्टूडेंट यूनियन की 2002 में कहा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मौलिक अधिकार। एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें 2002 में एक केस चला था और उसमें कन्फ्लिक्ट आया था कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में कन्फ्लिक्ट आया था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फंडामेंटल राइट्स। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए समाज को अधिकार आधारित से कर्तव्य आधारित समाज की ओर बढ़ना चाहिए, जैसा महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। महात्मा गांधी कहते हैं कि आपके पास राइट्स हैं, ओके, इट्स इम्पोर्टेंट, बट आपके पास कुछ अधिक कर्तव्य भी होने चाहिए सोसाइटी के प्रति। तो आप महात्मा गांधी जी को यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ओके। जैसे फिर आप इंग्लिश वर्जन भी देख पाएंगे इसका, वही सेम है। क्वेश्चन है कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर नॉट मेरली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बट एसेंशियल फॉर द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका ड्यूटीज है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि आप देखेंगे, कहने का मतलब इसका यह है कि जो आपका इंडिविजुअल राइट्स है, ये इंडिविजुअल राइट्स और आपका जो फंडामेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबिलिटी में क्या है कि एक बैलेंस है, एक बैलेंस है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो इंडिविजुअल राइट्स का मतलब क्या होता है, आप इंडिकेट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट, और इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। ओके। तो कह रहा है कि डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप ये समझिए, और लीगल चैलेंजेज इन इट्स इन्फोर्समेंट, यानी कि इसको जब इन्फोर्स करते हैं तो उसमें कौन कौन सी लीगल चैलेंजेज आती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है, तो इस सिग्निफिकेंस में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 हैं, उसमें से आप बता दीजिए कि उसमें से कोई 5-6 आप लिख दीजिएगा। जैसे एक इन्वायरमेंट का था, एक नेशनल इंटीग्रेशन का मुद्दा था, ब्रदरहुड का था, ठीक है, एक्सीलेंस का था, एजुकेशन का था। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये सब चीजें आप 4-5 जो आपके दिमाग में याद आए आप चुपचाप लिख दीजिएगा। इंट्रोडक्शन है, जैसा कि आपने आपको बताया है कि आप लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन, फिर आपकी बॉडी पार्ट्स इसके लिखेंगे, फिर आपका कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में सिंपल आप ये लिखिए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, जो 1950 तक इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, उसके थ्रू क्या हुआ कि आर्टिकल 51A हम ऐड किए। ठीक है। और उसके बाद पार्ट 4A ऐड किए, तो उसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफाइन करते हैं। ये किनका रिकमेंडेशन था? यशवंत सिंह
कि सरदार सोहन सिंह थे, उनकी कमेटी बनी थी और वो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। ओके, ये इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइन लिखेंगे तो आपका इंट्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में सिग्निफिकेंस पूछा है, तो सिग्निफिकेंस में यही है कि भैया डेमोक्रेटिक बैलेंस है, नेशनल इंटीग्रेशन है, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड सोशल रिफॉर्म है, साइंटिफिक टेम्पर है ना। फिर आप वो लिखेंगे एक्सलेंस इज इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ठीक है, विच विच पॉपुलराइज द नेम ऑफ इंडिया, ये सब चीजें आप करके आप करेंगे। उस पर लीगल चैलेंजेस के बारे में बात, लीगल चैलेंज में क्या है आप ये भी कर सकते हैं कि जो अश्वनी उपाध्याय का जो आपको बताया था मैं, ठीक है, उनका भी कोट कर सकते हैं कि वंदे मातरम और नेशनल एंथम को लेके क्या चल रहा है चीजें, वो इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन जस्टिसिबिलिटी है, यानी कि कोर्ट इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। ओके, ये हमारा अस्पष्ट है, यानी कि जो भी हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, टेम्पर है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। कंपोजिट कल्चर है, कैसे डिफाइन करेंगे। नोबल आइडिया, नोबल आइडिया कैसे नोबल आइडिया, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में जो सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें है ना कि जो नोबल आइडिया है उनको प्रमोट करना है। तो नोबल आइडियाज जो है कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये नोबल आइडिया अच्छा है कि बुरा है, तो वो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी उसमें है। लीगल सैंक्शन है, यानी कि वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई किया बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को, जिसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे नेशनल एंथम के यदि राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है यदि गाया जा रहा है, ओके, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में। आप भले गाइए या मत गाइए, वो अलग का मुद्दा है, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। यही एक मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में कि जब थिएटर में जब राष्ट्रगान बजे या ना बजे, तो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि जो नेशनल एंथम है राष्ट्रगान वो बजना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, राष्ट्रगान जो है, यदि कोई खड़ा राष्ट्रगान जैसे प्ले हो रहा है, यदि कोई खड़ा हो गया तो वो रिस्पेक्ट दे रहा है, वो उसको गाए या न गाए। लेकिन जब राष्ट्रगान बजे तो आपको खड़ा होना मैंडेटरी है। तो अब हम देखते हैं कि पहले तो अनिवार्य था राष्ट्रगान बजना, लेकिन अब थिएटर में हम जाते हैं, पीवीआर में देखते हैं, तो नेशनल एंथम गाया नहीं जाता। यदि क्योंकि यदि गाया जाएगा तो एक्चुअली क्या है कि यदि मान लीजिए कि थिएटर में अंधेरा पूरा है, मूवी चल रही है, शुरुआत हो गई और नेशनल एंथम आ गया, तो सारे पब्लिक की को ये जरूरी है कि खड़ा होना है, उनको जरूरी है खड़ा होना। लेकिन मान लीजिए यदि उसमें लोग खड़े नहीं होंगे, कुछ बैठे ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट हो रहा है हमारे नेशनल ऑनर का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको बजाना है बजाइए, नहीं तो आप रहने दीजिए। तो अब देखेंगे थिएटर्स में मूवी देखने जाएंगे आप, तो नेशनल अब पहले एंथम अब इस समय नहीं गाया जाता है। ओके, तो इन सब सारी चीज़ों को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कंक्लूजन में सिंपल है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक्ट एज अ मोरल कंसियंस ऑफ द सिटीजन, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। एज हेल्ड इन एम्स स्टूडेंट्स, जो हमारा केस हुआ था कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है आर एज इम्पोर्टेंट एज फंडामेंटल राइट, यानी कि जिस प्रकार आप अपना मौलिक अधिकार की डिमांड कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको आपका मौलिक कर्तव्य है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको कोड करने के लिए आपको एम्स स्टूडेंट्स यूनियन केस 2002 जस्ट यू हैव टू पुट ऑन। फॉर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी द फोकस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम राइट बेस्ड सोसाइटी टू ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी। जैसा कि हमारे महात्मा गांधी कहते हैं कि देखिए, अभी हम बस अपने अधिकार के बारे में बात करते हैं कि हमें ये अधिकार चाहिए, लेकिन क्या हम ये बात करते हैं क्या कि हमारा ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। जब तक आप अपने कर्तव्य को नहीं पहचानेंगे और आप अपने कर्तव्य को इन्फोर्स नहीं करेंगे, तब तक आप अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार को इंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। सपोज आप क्या हैं कि कहीं पे आप रह रहे हैं, आपका परिवेश बहुत गंदा है, तो उस परिवेश को, उस वातावरण को जहाँ पे रह रहे हैं, यदि साफ सफाई नहीं करेंगे, तो आपका जो जीने का अधिकार है, आप सही से जी पाएंगे क्या? मुझे लगता है कि नहीं जी पाएंगे। वो एक दूसरे से कम्प्लीमेंट है। तो रूम साफ कीजिए, कपड़े साफ कीजिए, बॉडी साफ कीजिए, सही से रहिए, तब ये आपका ड्यूटी भी है और आपके राइट्स भी हैं। ठीक है, तो ये था ये चीजें। अब इसमें ये देखेंगे, ठीक है, एक ये है कि मान लीजिए कि
राष्ट्रगान बज रहा है, ठीक है, नेशनल एंथम बजा, तो क्या खड़ा होना है क्या? सावधान खड़ा होना है? हाँ भाई, सम्मान के लिए खड़ा होना है। साथ में गाना है, तो यदि जनगण मन चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको गाएँ। क्यों? क्योंकि हमारा बीजू एमेनुअल केस 1986 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि यदि कोई भी आदमी जब जनगण मन गाया जा रहा है, यदि खड़ा होता है, तो वो रिस्पेक्ट दे रहा है। नहीं गा रहा है, हो सकती है उससे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है कि वो बोल ना पाता हो, ठीक है? तो इस केस में कहा कि आप बस खड़े होइए, वो सम्मान है। सिनेमा हॉल में बजाना, नहीं भाई, अब स्वैच्छिक है, यानी कि अब ज़रूरी नहीं है बजाना, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो बजा सकते हैं। ये सन चौकसी केस 2018 में आया था, ठीक है? ओके, ठीक है? तो दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। आपको मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, उसके बारे में आपको बताया हूँ मैं, ठीक है? एक-एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया हूँ, उसमें जितने भी 11 फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ हैं, उसको एलैबोरेट करने का कोशिश किया हूँ मैं, ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही पॉलिटी के कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है? नॉर्मली समझने के लिए भी और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी समझने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।